उसी रात मेरे पति का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तलाक के पेपर्स तैयार हो गए हैं। मेरा वकील आकर कल दे जाएगा, तुम साइन कर देना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई ऐतराज़ होगा। आपसी सहमति से तलाक लेना अच्छा रहेगा, नहीं तो कोर्ट में केस जाएगा तो हम दोनों ही परेशान होंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं साइन कर दूंगी, पर सबके सामने। आपको केशव भैया ने बोला ही है आने के लिए, तो जब आप आएंगे तो ये काम भी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल शांति से अपनी बात बोल दी। वो बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं 3-4 दिन में आ रहा हूँ। मैं समझ रही थी कि आने वाले कुछ दिन मेरे लिए परेशानी वाले होंगे और मुझे खुद को तैयार रखना, मानसिक रूप से हर प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। कुछ भी हो जाए मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अपने पति की ओछी सोच का नमूना तो मैं देख चुकी थी, पर आगे तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे अकेले देखकर या तो मुझ में अवसर खोजेंगे या खोट। गांव हो या शहर, समाज बनता तो लोगों से ही है। पढ़ा लिखा पति जब इतना गंदा बोल सकता है तो और क्यों नहीं। दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता था। एक मन कहता कि गांव से बाबा को बुला लूं, पर दूसरे ही पल गांव के लोगों का मेरे खुशकिस्मत होने का भ्रम टूट जाता और माँ पिताजी को लोगों की बातें सुनने पड़ती। ये सब सोचना भी तो बेटियों की जिम्मेदारी होती है। शायद एक औरत का जन्म ही कभी पिता, पति, भाई या बेटों से दबने के लिए होता है, और जो कमी रह जाती है वो हमारा समाज और उसके तथाकथित ठेकेदार पूरी कर देते हैं। मुझे भी तो डर पिता की इज्जत और समाज का था, वरना चिल्ला चिल्ला कर न कह देती कि मेरे साथ शादी के नाम पर धोखा हुआ है। एक औरत की पवित्रता को नापने के मापदंड शायद हर घर में मिल जाएगा, पर पुरुष तो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, यहाँ तक कि कमी को छुपाने के लिए भी। मेरा अशांत मन किसी भी बात पर नहीं टिक पा रहा था। मैं खुद को समझाती रहती कि आध्या तू मत डर, तूने कुछ गलत नहीं किया है। तीसरे ही दिन रात को मेरे पति का फ़ोन आया कि वो ट्रेन से सुबह 5:30 तक घर पहुँचेंगे। वसीयत का काम और बाकी काम कल ही करने हैं, तो अपने काम का देख लेना। मैं भी अपने काम का देखने लगी। 10 बजे तक सब आते हैं और सबके पास काम है, तो नहीं भी जाऊंगी तब भी चलेगा। मैं अपने सूटकेस में सामान लगाने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि 1-2 दिन ही बचे हैं मेरे पास। अपने 2-3 साड़ी छोड़कर सब पैक कर लिए। जो कुछ मेरा था मैंने वो रख लिया और अपने दोनों सूटकेस कमरे में ही एक कोने में रख लिया। सामान तो समेट ही लिया, बस कुछ कड़वी यादें जरूर रह गई थी जिन्हें यहाँ ही छोड़ जाना बेहतर होगा। मैं माँ वाले कमरे में आकर लेट गई। माँ की फ़ोटो देखते देखते आँख लग गई। सुबह 6 बजे घंटी बजी तो नींद खुली। दरवाज़ा खोला, सामने मेरे पति खड़े थे। मैं दरवाजे से हटकर एक तरफ खड़ी हुई तो वो अंदर आ गए। वो सीधा बाथरूम में चले गए और मैंने चाय रख दी। वो फ्रेश होकर माँ के बेड पर बैठ गए। मैंने चाय और मठरी उनके सामने रख दी। चाय पीकर कप किचन में खुद ही रखने आ गए। मैं आलू उबलने के लिए रख रही थी। सुनो, दीपाली और केशव भी आ जाएंगे 9 बजे तक, तुम अपने सारे काम निपटा लेना। कहकर वो बिना जवाब सुने माँ के कमरे में जाकर टीवी चलाकर बैठ गए और मैं नहाने चली गई। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। पोहा और आलू और ब्रेड की टिक्की बना ली। पति के सामने नाश्ता रख खुद भी नाश्ता करने बैठ गई। बाई ने आकर सब काम कर लिया। तब तक दीदी और भैया भी आ गए। दोनों घर से नाश्ता करके आए थे, तो हम तुरंत केशव भैया की कार में बैठकर माँ के वकील के पास चल दिए। इस बीच पूरे रास्ते केशव भैया और मेरे पति बात करते रहे। मैं और दीदी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। दीपाली दीदी कभी मेरी तरफ देखती तो कभी अपने भाई की तरफ। माँ के वकील के पास जाकर सबने साइन किए और उसकी कॉपी भी केशव भैया ने ले ली। माँ का डेथ सर्टिफिकेट निकलवाकर बैंक में पहले ही दे चुके थे और उनके खाते में जितने पैसे थे अभी वो वैसे ही रहने दिए, और जो भी ज़रूरी था वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके सारी कैश निकाल कर मेरे अकाउंट में केशव भैया ने डाल दिए। मैंने मना भी किया पर वो माने नहीं।
एफडी का पैसा जब अकाउंट में आएगा तो माँ के दोनों बेटों को मिलना ही था। घर वापस आकर मैंने माँ के गहने केशव भैया और दीदी के सामने रख दिए। मैंने उन्हें बताया कि माँ ने अपने 2 कंगन मोहिनी के लिए और 2 कंगन दीदी के लिए रखे हुए थे। गले की चैन और दोनों कान के माँ ने मेरे लिए रखे थे और 2 अंगूठी माँ ने बेचकर उससे जो पैसे मिले वो किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाएं या हमारे गुरुजी के आश्रम में दे दिए जाएं। मैंने वहीं पर सबके सामने रख दिया। मगर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को यह गलत लगता है तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का ले सकते हैं। नहीं भाभी, माँ ने जो बताया सब वैसा ही होगा। केशव भैया ने कहा तो दीपाली दीदी ने भी हाँ भाभी, भाई ठीक कह रहे हैं। माँ जैसे आपको कहकर गई है वैसा ही होगा, कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरे पति चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। केशव भैया नीचे से जाकर सबके लिए खाना पैक करा लाए। दीपाली दीदी बहुत देर तक अपने भाई साहब से बात करना चाह रही थी पर मौका नहीं मिल रहा था। अचानक केशव भैया ने बात छेड़ दी। भाई साहब, मकान का काम भी हो गया और वसीयत का भी। अब आप ये बताओ कि आद्या भाभी को कब लेकर जा रहे हो। मेरे पति अपने छोटे भाई की बात का तुरंत जवाब नहीं दे पाए। वो अभी कुछ सोचकर जवाब देते पर दीदी ने कहा, केशव भैया, हमारे भाई साहब आद्या भाभी को डिवोर्स दे रहे हैं तो वो क्यों लेकर जाएंगे भाभी को। ठीक है ना भाई साहब। दीपाली दीदी की बात सुनकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा तो मैंने कहा, आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा ही। मेरे जवाब से केशव भैया बोले, आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आखिर वजह क्या है जो आप डिवोर्स देने की, हमें भी तो पता चले। वो बोले, क्योंकि हमारी शादी बेमेल है, हम दोनों ही खुश नहीं हैं इस शादी से, तो अलग होना बेहतर है। केशव भैया उनकी बात सुनकर गुस्से में आए और बोले, ये बात आपको 6 महीने रहकर समझ आई, यहाँ इतना समय साथ रहे तब क्यों नहीं सोचा तलाक लेने का। फिर शादी कोई माँ ने आपकी ज़बरदस्ती तो नहीं करवाई थी, आपने भाभी को पसंद करके शादी की थी। ठीक कह रहा हूँ ना दीपाली। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई साहब, आप ये ज्यादती कर रहे हैं भाभी के साथ, कहकर वो रोने लगी। दीदी आप चुप हो जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए, आप दुखी न हों। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे पति ने उस दिन अपने भाई बहन को सच नहीं बताया तो मैंने भी ज़रूरी नहीं समझा कि उन्हें कुछ बताऊं। मैंने दोनों को माँ की अमानत दे दी। उन दोनों के जाने के बाद उन्होंने किसी को फ़ोन किया तो कुछ देर बाद ही एक लड़का कुछ पेपर्स लेकर आ गया। मुझे बताया गया कि साइन करने हैं, मैंने कर दिए। अब इसके आगे जो भी प्रोसेस होनी होगी वो होता रहेगा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि कितना समय और हम औपचारिक पति पत्नी रहते हैं। रात का खाना मेरे पति बाहर ही खा आए और मैंने दूध ही पी लिया। कमरे में सोने जाने लगे तो मैंने पूछ लिया, मुझे आपका घर कब तक खाली करना है, आप बता दीजिए। आपको अहमदाबाद में आपके मालिक रहने को तभी देंगे जब भी मैं ये खाली करूँगी। ये मैं जानती हूँ। हाँ ये तो है, अब तुम आज़ाद हो, जब मर्जी और जहाँ मर्जी रह सकती हो। उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में खाली कर दूँगी। मैं सिर्फ कपड़े लाई थी तो बस अपने कपड़े ही लेकर चली जाऊंगी, बाकी आपका देख लो क्या करना है। मैं क्या करूँगा इन सब का, तुम्हें जितना चाहिए ले जाना, बाकी पूछ लेना दीपाली या केशव को कुछ चाहिए हो तो उनको दे देना। उनका जवाब इस तरह का होगा, मैंने सोचा नहीं था, पर ठीक है, वो कहाँ सब उठा कर घूमेंगे, वहाँ ले सकते हैं। आपको बुरा लगा होगा कि माँ ने मुझे क्यों एक हिस्सा दे दिया। मैं अभी भी आपके नाम कर सकती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, न किसी को पता चलेगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि माँ ने मेरी जगह तुम्हें क्यों दे दिया हिस्सा। अब पैसा होगा तो तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। मैं तो कमा लूँगा अपने लायक, पर तुम्हारा क्या होगा। तुम तो घर वापस भी नहीं जा सकती और इस शहर में रहना महंगा है, ये तुम्हें अब पता चल ही रहा होगा। उनका जवाब मेरे स्वाभिमान पर चोट कर गया।
हाँ, सही कहा आपने, पर इस शहर में अकेले अपने बलबूते पर रहना महंगा पड़ेगा, पर उतना महंगा नहीं जितना मुझे इस रिश्ते में रहने से पड़ा। और ये जो सामान रखने का एहसान जता रहे हैं ना, ये एहसान नहीं, ये तो आप अपने अहंकार को संतुष्ट करने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कह मैं सोने की तैयारी करने लगी। मैं सोने की बेकार कोशिश कर रही थी। नींद का आंखों में नामो निशान नहीं था और मेरा भी सो जाने का मन भी नहीं कर रहा था। वो अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा भी लॉक करने की आवाज़ आई। उस रात माँ, पिताजी और सबकी बहुत याद आ रही थी। माँ के जाने की चिट्ठी मैं लिखना चाह रही थी, ये सोचकर कि उन्हें आना चाहिए, पर मामा जी ने कहा कि बहू रहने दो, बहुत समय लगता है आने जाने में, बेकार ही वो लोग परेशान होंगे, घर की ही बात है, रहने दो। वैसे भी महीनों से गांव से कोई खबर नहीं आई, न ही कोई आया। लगता है माँ पिता का साथ बेटी के लिए बस ब्याह तक का होता है। क्या माँ बाप भी बेटी की शादी करके उसे भूल जाते हैं, जो वो बेटी की कोई खोज खबर ही नहीं लेते। बस इसी वजह से ही तो मैंने भी चिट्ठी नहीं लिखी। पूरी रात बस दिल कभी गांव में भाग जाता तो कभी सासू माँ की याद आ जाती। पति को याद करने वाली कोई याद ही नहीं थी, पर फिर भी एक रिश्ता जो हम दोनों के बीच था वो भी दम तोड़ गया। मैं सिर्फ अपने पति की ही गलती क्यों मानूं? मेरे माँ बाप की भी तो गलती है, जिन्होंने मेरे और मेरे पति की उम्र में न फ़र्क देखा, फिर शहर से आए रिश्ते को हाथ से न निकल जाए का लोभ छोड़ न पाए। पर ये भी तो सच है कि उम्र के फासले को छोड़ दिया जाए तो फिर तो उनकी शारीरिक कमी हमारी खुशियों में रुकावट थी। मैं बस अपने आप से सवाल जवाब में उलझी रही। ऐसी कई रातें मैंने यूं ही तो गुजारी हैं, पहले भी कभी अपने को कोसा तो कभी अपनी किस्मत को। पर उससे हुआ क्या? मैं तो अपनी शादी निभाने के लिए दोस्ती के रिश्ते में भी खुश रहने की कोशिश कर रही थी। रात के आखिरी पहर में थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, पर जल्दी ही आँख खुल गई। आज तो जिसको घर बेचना है उसे मिलना है। आज फिर तीनों बहन भाई मिलने वाले हैं। केशव भैया उन्हें यहीं लाने वाले हैं। मैं जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। मेरे पति भी तैयार हो चुके थे। हम दोनों ने नाश्ता किया, उसके बाद मैं बाई के साथ बाकी काम निपटाने लगी। कुछ ही देर में केशव भैया और दीपाली दीदी आ गए थे। जिस आदमी ने आना था वो कुछ देर में आते ही होंगे कहकर आपस में बातें करने लगे। भाभी, अगर ये फ्लैट भाई साहब ने वापस करना है तो आप अपने पुराने वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, हम दोनों को हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ भाभी, दीपाली ठीक कह रही है, आप कहाँ रहेंगी? उतना पैसा तो नहीं मिलेगा कि आप दूसरा मकान खरीद लो, फिर हम दोनों अपने अपने घर में अच्छे से हैं। केशव भैया और दीपाली की बात सुनकर मन भर आया। ऐसे लगा जैसे भावना और मयंक हैं, जो अपनी बहन को तकलीफ़ में नहीं देखना चाह रहे। दीदी और भैया, आप लोगों ने इतना सोचा मेरे लिए, इतना ही काफ़ी है। माँ ने आप दोनों को नहीं, आपके बच्चों को हिस्सा दिया है, तो बच्चों को अपनी नानी और दादी का आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। मैंने वर्कशॉप और अपने रहने की जगह फाइनल कर ली है। नीचे काम और ऊपर घर, तो मुझे आने जाने में परेशानी भी नहीं होगी और आप दोनों जब मर्जी मिलने आ सकते हैं, जैसे अब आते हैं। रिश्ता हम दोनों का टूटा है, पर मैं आप दोनों से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकती। हाँ भाभी, हम तो आते रहेंगे। आप भी कुछ भी परेशानी हो, हम दोनों को बस फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। दोनों ने मिलकर कहा तो मेरे मुंह से हाँ ज़रूर निकलना ही था। वैसे भी इस बड़े शहर में उनके सिवा मैं किसे जानती थी। कुछ देर में ही वो भी आ गए जिनके लिए सब इकट्ठा हुए थे। डील पक्की हो गई और पेमेंट की तारीख भी बता दी कि 3 महीने में पूरी पेमेंट हो जाएगी। उनके जाने के बाद मैंने केशव भैया और दीपाली दीदी से पूछा, ये सारे सामान का क्या करना है? आप लोगों को कुछ चाहिए तो ले लीजिए। भाभी, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, आपको तो सारा सामान चाहिए तो आप ही ले जाइए। मैंने कहा कि ठीक है भैया, मैं अपनी ज़रूरत का ले जाऊंगी। मैंने इन्हें थैंक्स बोला कि वो मेरा साथ दे रहे हैं।
मेरे पति, पर अब तो वो मेरे पति भी नहीं रहे। खैर फिलहाल मेरे पति ही कहूँगी। वो चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। अब सब काम हो गया है तो मैं शाम को निकलूँगा, काम भी देखना है। ठीक है भाई साहब, आप आते रहना और फ़ोन पर भी बातें करते रहना। हमारी एफडी का अमाउंट जब आएगा तो मैं आपके बैंक में जमा करा दूँगा। कहकर दोनों भाई बहन चले गए और मेरे पति अपने जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने दोनों अंगूठी उनको दे दी, ये कहकर कि इनसे मिलने वाले पैसे जैसे माँ ने कहा वैसे खर्च कर दीजिएगा। उन्होंने चुपचाप रख ली। दोपहर का खाना खाकर वो अपना बैग लेकर चले गए बिना कुछ कहे। तो मैंने भी उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद मैं सो गई। काफ़ी दिनों के दिमागी तनाव और देर तक जागते रहने से खूब नींद आई। मुझे उठकर अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद मैंने अपने लिए अपनी पसंद का खाना बनाया और चाव से खाया। कितने साल हो गए थे मैंने प्याज टमाटर वाला पुलाव नहीं खाया था। मयंक और भावना को पुलाव में हल्दी पसंद नहीं थी, पर मुझे पसंद थी। माँ मेरी पसंद का कम ही बनाती थी क्योंकि दोनों छोटे मुंह बना लेते थे। पुलाव के साथ आम का अचार खाकर बहुत तृप्ति का एहसास हुआ। माँ हमेशा कहती थी कि लड़कियों को मन मारना आना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर ससुराल में रचती बसती नहीं। शायद सही कहती है माँ, पर मेरे लिए तो वो सही नहीं था। मन मारकर भी रिश्ता नहीं बचा। ऊपर से पति ने मेरे चरित्र की धज्जियाँ भी उड़ा दी। क्या मैं तब कुछ नहीं कह सकती थी? खुद से ही मेरा सवाल था और ये सवाल मेरा ज़मीर मुझसे कई बार पूछता है। मैं जानती हूँ कि मैं कह सकती थी, पर कहने से क्या होता। मैं जितना उसको गिराती उतना नीचे मुझे पहले गिरना पड़ता। सबको उनकी कमी बताकर भी कुछ हासिल नहीं होना था, तो उन्होंने जो वजह बताई वही सही। शादी बेमेल तो थी ही, कहाँ मैं इतनी खूबसूरत और रिश्ते को जीने को आतुर और प्यार की कितनी ललक थी मेरे अंदर। और कहाँ मेरे पति जितना स्वभाव में ठंडे उतने ही तन और मन से भी हताश। मैं चाहती तो डांस टीचर हेमंत को अपने करीब आने देती और वो पा लेती जिसकी चाह मुझे थी। शरीर प्यार करने में असफल हो सकता है, पर प्यार तो शब्दों और भाव के सहारे भी जिया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतना तो जान गई थी कि अगर पुरुष बाहर संबंध बनाता है तो कितनी सहजता से कह देता है कि तुझसे मन भर गया, तू एक ठंडी औरत है इसलिए बाहर जाता हूँ। पर औरत आज तक नहीं कह पाई अपने पति से कि तुम बिल्कुल ठंडे हो, इसलिए मैं बाहर किसी आदमी के साथ सो गई। पुरुष अगर औरत की कमी और अपनी ज़रूरत का रोना रोकर कई औरतों से संबंध बनाए तब भी कमी औरत की ही मानी जाएगी और गाली भी औरत को ही दी जाएगी। और अगर औरत यही काम करके आ जाए तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और गाली भी मिलेगी। तो कोई बताएगा ये दोहरी मानसिकता के कानून किसने बनाए? ये भी तो पुरुष ने ही बनाए हैं। पिसना औरत को ही है, गाली भी और तिरस्कार भी। अपने पति से चरित्रहीन का तमगा लेकर मन किया कि एक बार चरित्रहीन होकर ही देख लेती, कम से कम ये लांछन तो सच होता। मेरे अंदर की औरत मेरी इच्छाओं को जगाती है। मैं बहुत बुरी बनना चाहती हूँ। हाँ, मुझे वो सब चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ, पर क्या करूँ, मैं अच्छी औरत ही बनी रहना चाहती हूँ और दबा देती हूँ अपनी इच्छाओं को। मैंने पढ़ा था कि नारी को हमारे देश में पूजा जाता है और कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। अब इस कलयुग में तो पुरुष ने नारी को पंगु ही बना दिया है। कभी पिता तो कभी पति बनकर, कभी भाई तो कभी समाज बनकर औरतों के सब फैसले खुद ही कर लेते हैं। पर आध्या अपनी ज़िंदगी का फैसला अब खुद करेगी। मैं मन ही मन अपनी बातों को दोहरा रही थी, अपने आप को याद करा रही थी। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ पिताजी ने कितने चाव के साथ मेरा नाम आध्या रखा होगा, या पता नहीं ये नाम रखते हुए क्या सोचा होगा। पर उस युग में भी माता सीता के हिस्से में सिर्फ दुख आए और इस युग में मेरे जैसी जानकियाँ दुख ही दुख पा रही होंगी, बस कारण अलग होंगे। उनके जितना वनवास तकरीबन मैंने भी भोग ही लिया है। 12 बरस का वनवास ही तो रहा मेरे लिए।
सुबह हो गई थी। एक लंबी अकेली रात के बाद और मैं बालकनी में खड़ी सड़क को निहार रही थी, जिसको रौंदते हुए हम चलते जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।